ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे थर्ड वीडियो में इस चैप्टर के, जिस और ग्रेविटेशन चैप्टर। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें मास है। तो आओ एक करके समझते हैं ये क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले मास। आपने वर्ड कई बार सुन रखा होगा, मास 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 मास। लेकिन हम उस मास की बात नहीं कर रहे जो तूफान उठाता है। हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स के मास के बारे में। एक्चुअली साइंस में जो मास होता है उसके बारे में। मास होता है, मास इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर, बोल सकते हैं कि कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना मैटर, कंटेंट ऑफ मैटर कितना है वो हम बताएं। ठीक है, कितना कंटेंट ऑफ मैटर है उसको हम लोग मास बोलते हैं। मास एक स्केलर क्वांटिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मैटर मतलब हमने समझ रखा है क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बेसिकली एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें हमें एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड मिले, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिले, ना कि कोई डायरेक्शन। सिर्फ एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे यूनिट के साथ मिलेगा बट कोई डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन वाली नहीं। बराबर, वो हमें मास एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बराबर। अब मास की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो कभी बदलती है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी लेके जाओ, मास क्योंकि उसमें जितना मैटर है क्या वो चेंज होने वाला है, स्पॉन्टेनियसली चेंज होगा कभी अपने आप से कभी। सो आपको कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मास आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम स्पॉन्टेनियसली एक साथ स्पॉन्टेनियसली अपने आप से हम उसे चेंज नहीं कर सकते। मास कैन नेवर बी चेंज, मास कैन नेवर बी चेंज। भाई बात समझ में, मास कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मास सेम रहता है, कहीं भी ले जाओ मास को वो सेम रहेगा। मास को कहीं नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं ले जाओ उसका मास हमेशा सेम रहेगा। चाहे चांद पे ले जाओ, चाहे मंगल पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ मास सेम रहेगा। मास क्या उसमें कितना मैटर, उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो क्या चेंज होगा? नहीं होगा, है ना। तो वो आपका जो मास कैन नेवर बी चेंज है, ये चीज समझ के रखो। और मास जीरो भी नहीं हो सकता, मास कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। किसी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास है, उसमें कुछ मास है, उसमें कुछ मैटर है, वो मैटर ही तो है मास, है ना। तो मास कैन नॉट बी जीरो, मास जीरो नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट है तो मास, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मास नहीं हम कह सकते। बट अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ मास है। समझ में आया? अब ये हो गया मास। अब हाँ, एक और चीज, इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है इसका? ऐसा यूनिट है इसका किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या है इसका? किलोग्राम। किलोग्राम में हम मास को मेजर करते हैं, किलोग्राम। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग इसके कंपैरिजन में वेट को समझते हैं कि वेट क्या होता है। वेट अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली वेट है क्या? वेट इज द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, बॉडी लिखूंगा, ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने जो स्मॉल जी निकाला था, उस वो क्या था? वो एक्सेलरेशन ही तो था, नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन। वो ही तो यहाँ पर हमें समझना है कि हमारे मास के ऊपर कितना स्मॉल जी का फोर्स लग रहा है, या तो वो जो जी के वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है वो टोटल फोर्स कितना होगा। दैट इज योर, आपको मैं फॉर्मूला लिख करके समझाता हूँ। देखो, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। अभी हमने क्या समझा था ग्रेविटी के लिए कि एफ इज इक्वल टू क्या है? एम जी है ना। ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया और ये जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना ग्रेविटी की वजह से कितना एक्सेलरेशन लग रहा है अर्थ पे?
अर्थ के लिए। और एफ, एफ को मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ की जगह में लिख देता हूँ वेट, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े वेट, और वेट क्या है, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, एम, वेट इज इक्वल टू एम। वेट इज इक्वल टू क्या हुआ, आपका जो मास है ऑब्जेक्ट का या बॉडी का जो मास है, उस मास पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, वो हो गया आपका वेट। समझ में आया, आपका जो मास है वो कितना एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है, या उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन की वजह से कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, वो हो गया उसका। बराबर, जैसे कि हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि हमारा 1 किलोग्राम मास है, 1 किलोग्राम मास है, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा 1 इंटू 9.8, 9.8, 9.8, 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। वेट कितना हो गया, 9.8। आया समझ में? आप लोग जो वेट के लिए हम लोग किलोग्राम वेट चेक करते हैं, बढ़िया वेट एक्चुअली जो है आपका वो किलोग्राम नहीं, वो हमारा न्यूटन होता है। हम लोग फिर उसको, सो वेट इज योर 9.8। आपका मास इनटू अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके साथ हम मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाता है, वेट। पर किलोग्राम आपका ऐसा यूनिट आपका जो है वो मास का किलोग्राम, और वेट का ऐसा यूनिट क्या है, वेट का ऐसा यूनिट इज न्यूटन। आया, वेट और मास का सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखा है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, बट अभी हमने क्या देखा, डाउनवर्ड फोर्स। ये डाउनवर्ड वर्ड से आपको डायरेक्शन का पता चल रहा है, डाउनवर्ड की तरफ से के वर्ड से आपको डायरेक्शन का पता चल रहा है, नीचे की ओर, है ना। सो ये क्या हो गया, ये हो गया एक आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो गया आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? फिर उसके बाद लिखा है मास कैन नेवर बी चेंज। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम इसका जो है क्या बोलते हैं, मास को हम चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही यहाँ पर वेट को हम चेंज कर सकते हैं, वेट कैन बी चेंज। आप कहीं भी ले जाओ, आपके ऑब्जेक्ट का मास जो है वो सेम रहेगा, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ, ऐसा नहीं कि अगर मैं अर्थ पे बोलूं, अर्थ पे आप कहीं भी चले जाओ आपका वेट सेम रहेगा, सिवाय कुछ जगहों पे, या चले जाओ नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चले जाओ। ठीक है ना, मैंने बताया कि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा फ्लैट है, यहाँ से पोल्स पर से थोड़ा सा फ्लैट है। अब फ्लैट होने के चलते सेंटर से जो डिस्टेंस यहाँ पोल्स पर है, वो सेंटर से किसी और पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि सेंटर से पोल्स तक का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा क्या है, कम है। और सेंटर से एनी अदर पॉइंट, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे एनी पॉइंट आपका वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। सेंटर से एनी पॉइंट डिस्टेंस, मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस। तो जहां से सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, किसी और पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पोल्स पर थोड़ा कम। तो उस वजह से क्या होता है कि अगर फोर्स, या तो आपका हमने पढ़ा है कि जो स्मॉल जी है वो आर के स्क्वायर से कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर आर की वैल्यू बढ़ती है तो स्मॉल जी कम होगी, स्मॉल जी कम होगी, और उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जितना ज्यादा आप दूर जाओगे, सरफेस से दूर जाओगे, आपका वजन उतना कम होगा। आप जितना सरफेस के सेंटर से करीब जाओगे उतना वजन आपका बढ़ते जाएगा, लेकिन इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता। तो अब बढ़ते वापस कि वेट कैन, मास कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास क्या है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोई ऑब्जेक्ट है तो मास है, समझ में आया। कोई ऑब्जेक्ट अगर है, भले ही आप कितने ही पतले हो, कितने पतले, आप में कुछ, आपका कुछ मास है, आपका वेट जीरो कभी नहीं हो सकता, कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अब तो फिर क्या वेट जीरो हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, वेट कैन बी जीरो। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, लास्ट हमारा ये पॉइंट था, वेट कैन बी, वेट कैन बी जीरो। वेट जीरो कैसे? कि अगर आप मानकर चलो कि किसी एक ऐसी जगह चले जाओ जहां पर बिल्कुल भी स्मॉल जी नहीं है। देखो, आप मास को जीरो नहीं कर सकते, जी को जीरो कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को जीरो करवा सकते हैं, उसकी वजह से फोर्स को जीरो करवा सकते हैं।
ठीक है, क्या हो जाएगा कि आपका जो, जैसे अभी समझ के चलो कि हम चलेंगे ऐसे प्लेनेट पर जहां पर बिल्कुल भी, इमेजिन करो प्लेनेट छोड़ो, स्पेस में चले, स्पेस में चले गए, ठीक है, तो वहां पर आप जा करके कभी भी आपका वेट कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी जीरो है, स्पेस में ग्रेविटी जीरो है। अब यहाँ पर आप फिर आपका वेट क्या होगा? आपका मास भले ही 10 किलोग्राम क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही ग्रेविटी जीरो हो गई, जीरो के साथ रहोगे तो जीरो हो जाओगे। देखा? सो इसीलिए आपको यहाँ पर अगर आप ग्रेविटी चले गए, ग्रेविटी सॉरी अगर आप स्पेस में चले गए, तो वहां पर क्या होगा? आपका जो मास है वो तो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहने वाला, वो चेंज होने वाला नहीं, बट आपका जो वेट है, बिकॉज वहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, ग्रेविटी जीरो हो चुकी है, तो इसीलिए आपका वेट भी क्या होगा? वेट भी जीरो हो जाएगा। क्या इतना समझ आया? आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, सो ये था आपका मास एंड वेट का इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब हम लोग कुछ और दो तीन इनके, जैसे कि हम मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट कैसे कैलकुलेट या मेजर करते हैं, एक दो चीजें और मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे वेट ऑन द मून, मून पर वेट, क्योंकि मून अपने से सबसे करीबी सैटेलाइट है ना, सबसे करीबी सेलेस्टियल बॉडी। तो चलो उसके बारे में थोड़ा, कि कहीं अगर पहुंच गए वहां, तो वहां हमारा वेट कितना होगा, और सरप्राइजिंगली बहुत कम हो जाए। चलो, सो अभी हम लोग अगर मास कैलकुलेट करना होगा और वेट कैलकुलेट करना होगा, तो दो टाइप के बैलेंस है। बैलेंस क्या होता है? वजन करने का एक मशीन कह लो या फिर इक्विपमेंट कह लो, जिसके थ्रू हम लोग मास और वेट को मेजर कर सकते हैं। तो मास को हम किससे मेजर कर सकते हैं? पैन बैलेंस के थ्रू, ठीक है, पैन बैलेंस के थ्रू। और वेट को हम किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस के, स्प्रिंग बैलेंस। अब ये आपके एमसीक्यू में थोड़ा बहुत पूछने के लिए है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अभी जो मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट वेर द whole mass of the body, whole mass of body is concentrated, concentrated। ठीक है, ये क्या है आपका? मैं जरा लिख देता हूं दोबारा, concentrated, concentrated। ठीक है, अब ये ऐसा पॉइंट है जहां से आपके पूरे बॉडी का जो मास है वो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से वो बैलेंस कर जाएगा। और वेट के लिए हम क्या कहेंगे कि ये वेट, इट इज द पॉइंट फॉर वेट। वेट के लिए हम क्या करेंगे? क्या सेंटर ऑफ, हम ऐसे सेंटर ऑफ वेट हम नहीं बोलते, लेकिन वेट में एक ऐसा पॉइंट होता है, पूरे बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है फ्रॉम वेयर इट इज द पॉइंट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम where the whole weight is distributed equally in all direction, in all direction। आई एम सॉरी अगर थोड़ा लाइट दिख रहा है तो। सो सेंटर ऑफ मास मतलब उस पॉइंट जहां वो बॉडी का वो पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है, और वेट मतलब ऐसा पॉइंट जहां से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे बॉडी का वेट। ठीक है, हर डायरेक्शन। सो ये थे कुछ और एडिशनल पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, या फिर कितना चेंज होगा मून से, अगर अर्थ से मून पे जाते हैं हम
तो हमारा वेट कितना चेंज होगा, क्योंकि मास तो चेंज होने वाला नहीं है, तो वेट कितना चेंज होगा। सो वेट अगर चेंज हो रहा है, क्या वो बढ़ जा रहा है, क्या वो कम हो जा रहा है, वो अभी हम लोग पता। ओके फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेट ऑन द मूव, वेट ऑन मूव वाला टॉपिक, क्योंकि हमारे लास्ट टॉपिक का कंटिन्यूएशन टॉपिक ये है कि किस तरीके से मास एंड वेट में फर्क आता है। ओके, अब मास और वेट तो हम लोग ने समझ लिया कि मास एक ऐसा क्वांटिटी है विच इज मास एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये इट इज द टोटल कंटेंट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, एंड जो वेट होता है, वेट एक ऐसा फोर्स होता है जो आपके बॉडी पर अप्लाई हो रहा होता है, आपके बॉडी पर लग रहा होता है ड्यू टू द ग्रेविटी आपकी। और जो भी आप जिस भी प्लेनेट पर है, जैसे अर्थ पर, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे बॉडी पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी लग रही है, कितना फोर्स से उसको नीचे खींच रहा है, दैट इज योर वेट। ठीक है, अब हम लोग यही पता करेंगे कि मून के ऊपर ये वेट किस तरीके से फर्क पड़ता है, मून के ऊपर किस तरीके से आपके वेट में फर्क आता है, क्योंकि मून एक है, मून विल हैव डिफरेंट मास, और अलग अलग मास होने की वजह से अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर अप्लाई होगा या फिर रहेगा। तो हम लोग वही पता करेंगे, या फिर हम लोग इस तरीके से पता कर लेते हैं कि अर्थ के रेफरेंस में मून पर किस तरीके का चेंज आता है। बराबर, तो हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं कुछ इनिशियल टर्म्स, इनिशियल्स लिख देता हूँ। लाइक अगर मैं वेट ऑन मून के लिए, दिस विल बी योर वेट ऑन मून, वेट ऑन मून, बराबर। फिर उसके बाद एम एम विल बी मास ऑन मून, में टर्मिनोलॉजीज आपके लिए लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है हम लोग कैसे इससे हम लोग पता करेंगे कि कैसा डिफरेंस आता है मून से अर्थ के वेट में, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मास ऑन मून। फिर जी तो सेम ही रहता है, विच विल बी और ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल स्पेलिंग थोड़ा अगर रॉन्ग हो तो प्लीज मैनेज करना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे आर एम, आर एम विल बी रेडियस ऑफ मून। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अपने को डिस्टेंस भी लेना होता है, याद है ना। सो हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मून है, मून के सरफेस के ऊपर सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी व्हाट, रेडियस ऑफ मून। ठीक है, सो ये चीजें हम लोग को चाहिए। अब देखो, इन चीजों के थ्रू हम लोग एक वो फॉर्मूला ले सकते हैं, डब्ल्यू वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था, विच इज योर W इज इक्वल्स टू, या फिर वेट ऑन मून विल बी इक्वल्स टू कैपिटल G m1, m1 विल बी मास ऑफ मून, फिर mo मतलब कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय d की जगह पे r ऑफ मून का स्क्वायर। बराबर, चलो, सो दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये वेट ऑन मून क्या आया, कैपिटल जी, मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो भी रेडियस रहेगा उसका स्क्वायर। इसी तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ कि वेट ऑन अर्थ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर मैं ये लिख दूं कि डब्ल्यू ई, फिर ये क्या हो जाएगा, विल बी कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये अर्थ के लिए निकला है, दिस इज फॉर योर अर्थ। ये वाला जो ये लिखा मैंने, दैट विल बी वेट ऑन अर्थ, वेट, मास और रेडियस ऑफ अर्थ। बराबर, ये सब क्या हो गया, अर्थ का रेडियस, मून का मास, सॉरी अर्थ का मास, अर्थ के ऊपर वेट क्या होगा, अर्थ का मास कितना है, वो सारी चीजें होगी। बराबर, अब जब हम लोग इसको हम लोग ले लेते हैं, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, 1:2। तो अपने को मतलब 1 से 2 का रेशियो निकाल लेते, कंपेयर कर लेते, पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आता है। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ विल बी व्हाट, कैपिटल जी, मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर एम का स्क्वायर। अब डब्ल्यू ई की बारी, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जो कॉमन टर्म्स है वो कर दिए, है ना। कॉमन टर्म्स क्या क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कॉमन टर्म है, यहाँ भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कैपिटल जी है, यहाँ भी कैपिटल जी है, बचा क्या, बचा सिर्फ मास ऑफ मून अपॉन
आर एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा मैं डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर। बराबर। यहाँ से ये सब फाइनल जो भी कांस्टेंट थे हमने कट कर लिए। कांस्टेंट करने के बाद ये बचना है देखो। देयरफॉर अभी जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं देयरफॉर एम एन अपॉन आर एन का स्क्वायर विल बी आर ई का स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ तो अच्छे से क्लैरिफाई होगा आपको, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो। बराबर, ये हो गया। दोबारा लिख देता हूँ। तो क्या था, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई विल बी आर एम, नहीं सॉरी, एम एम यानी मास ऑन मून डिवाइडेड बाय आर एम का स्क्वायर। अब देखो ये और ये डिवाइड में, तो ये मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊं, एम ई अपॉन आर ई को मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो ये हो जाएगा, है ना। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में आता ही है कि जब हम लोग ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी ऐसे दिया हुआ तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन सी लिख सकते हैं ना। ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर हम करेंगे। बराबर, वही चीज करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ये आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ। बराबर, यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे तो अपने को फाइनली रेशियो मिल जाएगा किस तरीके का। चलो एक काम करते हैं, फटाफट सबकी वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रख करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्या आंसर आ रहा है। मैं ये हो गया, अभी हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे। अभी ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में वैल्यू रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे कितना चेंज आता है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर एक बार हम लोग जो है इसका वैल्यू रखेंगे। एक बार फिर से बता दूं, हम लोग वेट ऑन मून निकाल रहे हैं। वेट ऑन मून कैसे निकाला जाता है, तो निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया है। वो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, इसको डिराइव किया। बराबर, कैसे कि हमने वेट ऑन मून लिखा। वेट क्या है, फोर्स है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू वेट। अर्थ पे जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वही अपना वेट, हमने पढ़ा। तो वेट का भी फॉर्मूला यही ले सकते हैं। हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लिया, हमने मास ऑन मून ले लिया, मास ऑन सॉरी मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ। ऑन तो अलग अलग चेंज नहीं होता ना मास, तो मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो आप हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, या मार्कर हो, कपड़ा हो, कुछ भी, और उसका रेडियस, मून का रेडियस, ठीक है, सरफेस पे रह करके कितना फोर्स लग रहा है। ये हो गया फर्स्ट। सेम अर्थ के लिए फिर जो अर्थ का लिखा और दोनों का रेशियो निकाला, तो जो कॉमन टर्म्स है उनको कट कर दिया। बचा क्या, एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल करके लिखा। अब फाइनल वैल्यू हम लिखेंगे और इन सब वैल्यूज को लिखने के बाद उसे सॉल्व करेंगे और पता कर लेंगे क्या है आंसर, ठीक है। रेशियो पता चल जाएगा। ओके, सो मैं मिटा देता हूँ। चलो, सो यहाँ पर क्या आया था फॉर्मूला, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज कैपिटल एम अपॉन एम, या सॉरी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ मून कितना है, मैं एक बार वैल्यूज लिख देता हूँ फटाफट। तो मास ऑफ मून इज 7.36 into 10 to the power 22 किलोग्राम, 22 किलोग्राम। ठीक है, रेडियस ऑफ मून कितना है, रेडियस ऑफ मून इज 1.74 into 10 to the power 6 मीटर। 1.74 into 10 to the power 6, सॉरी ये 6 साथ में लिख दिया, 10 to the power 6 का स्क्वायर। बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.37 into 10 to the power 6, 6.37 into 10 to the power 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ कितना, कितनी बार ले चुके हैं हम लोग, 5.98 into 10 to the power 24
किलोग्राम। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यूनिट अभी यहाँ नहीं लिखता हूँ, यूनिट को मैं लास्ट में रख दूंगा एज अ वेट के लिए। वेट क्या है? फोर्स है, तो वही हम लोग। ठीक है, अब देखो ये 6 10 पावर 6 का स्क्वायर, 10 पावर 6 का स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? इसका स्क्वायर और इसका, बराबर। ये 10 टू द पावर 24 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? -24। ओके, फाइनली यहाँ क्या बच रहा है? फाइनली बच रहा है 7.36 मल्टीप्लाई बाय 6.37 मल्टीप्लाई बाय 6.37 डिवाइडेड बाय 1.74 मल्टीप्लाई बाय 1.74 मल्टीप्लाई बाय 5.98 into 10 to the power -2। 22 माइनस 24 हुआ -2 इधर आ रहा। अब आप लोगों को ये कैलकुलेशन विद इन 5 मिनट सॉल्व करना चाहिए। विद इन 5 मिनट्स अगर आप इसको एरर के बिना सॉल्व कर ले रहे हो, मतलब आप बहुत टाइम अपने लिए बचा सकते हो। विद इन 5 मिनट्स तो मतलब के 2 मिनट में कर रहे हो, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट भी लग जा रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ठीक है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पॉइंट वाले होते हैं। अब वैदिक मैथ्स अगर सीख के रखे हो, वैदिक मैथ्स तो उसमें क्या होता है, आपको ऐसे 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 करके फटाफट तो हो जाता है, लेकिन हम वो सीखे नहीं है तो हम लोग जो है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, 7.36 इंटू 6.71.7474 का स्क्वायर इंटू 5.98, ये सब चीजों को मल्टीप्लाई करके इंटू 10 टू द पावर 2। तो यहाँ पर एक्चुअली कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 116 इंटू 10 टू द पावर -2 आएगा। -2 को हम इधर ले जाए, दैट विल बिकम योर 1.0.166 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 66 समथिंग आ रहा है, दैट इज सिमिलर टू 1 या फिर 1/6 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर 1/6 आया है आपका आंसर के वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ का जो रेशियो आया है दैट वाज व्हाट? दैट वाज 1/6। यानी कि जो अर्थ पे आपका वेट है वो वेट मून पे कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। मानकर चलो आपका वेट अगर अर्थ पे 100 किलोग्राम है तो मून पर वो 1/6 ऑफ 100 किलोग्राम हो जाएगा। चलो इसको इजी बना देता हूँ। मानकर चलो अगर आपका अर्थ पे वेट है 60 किलोग्राम, नॉर्मली जितने भी आप लोग 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट देखे होंगे जो कि इसी एज के आसपास, मतलब कि आप लोग के उम्र में, तो वही अगर ओवरवेट नहीं है और अंडरवेट नहीं है तो ये वेट जो है आसपास के अराउंड रहते ही है, लगभग 55-60। तो 60 किलोग्राम के हो आप, मून पर आपका वेट कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम, है ना? 10 किलोग्राम हो जाएगा। 10 किलोग्राम क्यों? क्योंकि वेट ऑन मून जो है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स कम हो जाता है। देखो जो ग्रेविटी है दैट डिपेंड्स ऑन द मास। कैसे? ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी लगेगी। सेलेस्टियल बॉडीज के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? जितना ज्यादा उनका मास होगा उतना ज्यादा उधर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको देखने मिलेगा। तो मून पर देखो, मून का मास अर्थ के मास से बहुत ज्यादा है तो उस पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। सॉरी, सन का मास अर्थ से बहुत ज्यादा है। मैंने शायद मून कह दिया, मून कह दिया तो सॉरी। जो सन का मास है, सन का मास अर्थ के मास से बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो वहां पर आपका वेट कई मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। सन का मास लिखो, जैसे इधर क्या किया हमने, मून का मास लिखा और मून का रेडियस लिखा। वैसे ही आप सन का मास और सन का रेडियस लिख के कैलकुलेट करो और बताओ मेरे को अगर 100 किलोग्राम है तो सन पे क्या वेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है, बराबर। लेकिन मून का मास क्या है? अर्थ से कम। तो कितना कम है? 1/6। जितना मास नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 1/6 कैलकुलेट करने पे फोर्स बन रहा है कि वॉट एवर फोर्स अर्थ पे लग रहा है उसका 1/6 फोर्स लग रहा है मून पे। मास 1/6 हो जा रहा है, ऐसा नहीं। जो मास अर्थ का है वो मून का मास अपना अपना खुद का मास है, लेकिन ऐसा नहीं कि मास कम हो जा रहा है। मास सेम रहता है इंसान का, फोर्स कम हो जा रहा है। फोर्स किसकी वजह से? प्लैनेट की वजह से। उस सेलेस्टियल बॉडी का जो फोर्स है वो कम हो रहा है। ये हुआ कि मून का जो मास है, देखो ये हो गया मून और ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है, मून का मास कितना है? मून का मास है 7.366 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22। और यहाँ देखोगे अर्थ का मास दैट इज 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24। तुम बोलोगे सर यहाँ तो 7.36 है, यहाँ 5.98 है, तो ये तो बड़ा हो गया मून का मास। ऐसा नहीं,
आगे भी देखो जरा, ठीक है। ये देखो 10 टू द पावर यहाँ 22 है और यहाँ 24 है, मतलब कि 2 जीरो सीधा सीधा ज्यादा है, तो अर्थ का मास जो है वो ज्यादा है। सो इसीलिए अर्थ का मास ज्यादा, तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी भी ज्यादा है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो भी ज्यादा है, लेकिन मून का मास कम है, इसलिए वेट यहाँ पे कम है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये है आपका वेट जो है, वेट ऑन मून विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ। आपका जो भी वेट है, आपका मानकर चलो कि यहाँ पर 120 वेट है, तो 120 का 1/6 हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 1/6, 6 1 6 2 0, आपका वेट कितना हो जाएगा? 20 किलो। मतलब कि एक बात बताओ, आपका आप ओवरवेट हो नहीं, आप बस खाली गलत जगह पर हो, अर्थ पे नहीं होना चाहिए आपको, मून पर जाओ, मून पर जाकर के आप अपना वेट एक झटके में कम कर सकते हो, झटके में कर सकते हो, बस थोड़ा जाने का दिक्कत है, उतना वो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, टैक्सी वगैरह मिलते नहीं, रॉकेट वॉकेट में बैठ के जाना पड़ता है, महंगा पड़ता है बहुत, और वैसे ही जाने नहीं देते। सो देख लो, ठीक है। सो आप गलत जगह पे, और कुछ नहीं। नाउ आई होप क्लियर हो गया होगा वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ का रेशियो कैसा है। और एक और चीज, ज्यादा आपको ये डेरिवेशन जो था, डेरिवेशन तो कुछ था नहीं, हमने बस खाली क्या रखा, वेट का फॉर्मूला रखा मून पे, वेट का फॉर्मूला रखा अर्थ पे, और दोनों को कंपेयर कर दिया तो वहां पर अपने को रेशियो मिल गया। दैट वाज ओवरऑल सा वैल्यू रखने के बाद 1.6 आया। लेकिन ये जो डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपको बस खाली पता होना चाहिए कितना होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि whatever the value of g on earth is, it will be the 1/6 ऑन मून, ठीक है। अगर अर्थ पे स्मॉल g का वैल्यू, अर्थ पे कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मून पे कितना हो जाएगा? मून पे ये और कम हो जाएगा, मून पे इसका 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9.8/6 हो जाएगा ऑन मून, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और क्लियर हुआ? तो यही आपका बेसिक फर्क था। अब इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल्स और एक और होमवर्क देता हूँ, और इस वीडियो को एंड करते हैं। और इस वीडियो को आने में काफी टाइम भी लग गया है, 6-7 दिन हो गया या उससे ज्यादा दिन हो गए, क्योंकि मेरे फोन में जो है कैमरे में थोड़ा पानी चला गया था, तो ब्लरी हो गया था, एकदम देख नहीं रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बट जल्दी अभी हम लोग फटाफट में इस चैप्टर का बहुत टाइम हो गया, फटाफट सारी वीडियोस डाल करके मैं फिर इस चैप्टर को एंड करता हूँ, और फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल भी होमवर्क में दूंगा। बाकी थैंक यू, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया हो तो आई होप आज की क्लास में आपको सारी चीजें समझ आई है, और हम ध्यान रखेंगे कि हम रेगुलर रहें, आप भी ध्यान रखो कि आप भी रेगुलर रहो, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। एग्जाम सबके आ रहे हैं, तैयारी करो, और जो चैप्टर्स इसके बाद वाले चैप्टर्स है वो फटाफट बना के डालता जाओगा। बस यू नीड टू डू व्हाट यू नीड टू स्टडी। समझ में आया? चलो, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी साइंस के, फिजिक्स के चैप्टर्स खत्म करने के बाद फिर मैं बायो के भी दोनों चैप्टर, टिश्यू और जो आपका सेल चैप्टर है उसका, और फिर केमिस्ट्री के बाकी के चारों चैप्टर सबकी फटाफट वीडियो बना करके आपके लिए डालता हूँ। थैंक यू, और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और कीप सब्सक्राइबिंग। पहली बार कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया मैंने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ बेसिकली पूछा गया, देखो कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 12 kg, ऑब्जेक्ट का मास दे दिया गया है। अब कितनी बार बता चुका हूँ मैं, मुझे भी याद नहीं, लेकिन तुम लोग को भी याद हो जाना चाहिए कि मास कैन नेवर चेंज, मास हमेशा सेम होता है, ठीक है। सो मास विल बी सेम, बस हमें क्या चेक करना है, उसका वेट चेक करना है। वेट चेंज होता है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो सकता है, क्योंकि एक डायरेक्शनल डाउनवर्ड डायरेक्शनल फोर्स है इसमें, तो डायरेक्शन आ जाता है, इसीलिए वेक्टर, ये वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट को अर्थ पे कितना वेट होगा और मून पे कितना वेट होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। मास 12 kg है, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ में पता कर लो। नाउ देखो, फर्स्ट हम लोग अर्थ पे पता करते हैं, अर्थ पे वेट ऑन अर्थ। देखो, वेट ऑन अर्थ विल बी मास इनटू स्मॉल जी ऑफ अर्थ। वेट कितना हो गया? मास 12 हो गया, ग्रेविटी कितनी है? 9.8 है, 12 इंटू 9.8 कर दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 8 2 16, 8 1 8 प्लस 1 9, 9 2 18, 9 1 9 प्लस 9 1 9, 9 प्लस 1 10,
6 9 प्लस 8 17 117.6 न्यूटन का यहाँ पर उस पे वेट रहेगा। उसका मास 12 केजी था, 117.6 न्यूटन यहाँ पर आपको मिला। बराबर। चलो, सो नेक्स्ट इज, अभी अपने पता करते हैं मून के ऊपर। मून के ऊपर अब देखो, मून पर मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन वेट क्या हो जाएगा? वेट विल बी मास इनटू जो भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डिवाइड बाई 6 करते हैं। अभी हमने पता किया था कि वेट ऑन अर्थ इज 1/6 ऑफ वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। या तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड बाई 6 करके लिख लो, या तो फॉर्मूला में रख के लिख लो, जो कि दोनों ही सही रहेगा। 9.8 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6 2 जा 9.8 को हमें बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 9 2 जा 18, 18.8 1.6, that will be your 19.6 न्यूटन। 19.6 न्यूटन। 19.6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, देखना 117.6 ही आएगा। बराबर। देखो 6 10 का 60 हो गया, और ये 9.6 इंटू 6 करो तो अराउंड 57.6 ही बन जाएगा, है ना? करके देख लो, नहीं तो नाम बदल देगा। ठीक है ना, हो जाएगा। सो ये हो गया आपका एक पहला सबसे इजी क्वेश्चन, जो कि आपको आ जाना चाहिए। किसी भी जगह पे आप बस मास को चेंज नहीं करना, फॉर्मूला याद रख लो, वेट पता करने का, मास इनटू स्मॉल जी। ठीक है। मोस्टली आपको मून पर या तो अर्थ पे ही मास वेट निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं आते एग्जाम में, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत वैरायटी नहीं बन सकती। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ मून का और अर्थ का ही वेट निकालने के लिए बताया गया। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा बता दिया गया कि हम लोग जो है रेशियो निकाल लो वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन जुपिटर वाला, और जुपिटर का आपको वैल्यू दे रखा है, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया कि रेशियो पता करना है, अर्थ टू जुपिटर कितना है, या सॉरी जुपिटर टू अर्थ कितना है, या जो भी है दोनों पता कर सकते हो, और फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल दो। ठीक है। बट उतना एग्जाम में 9th स्टैंडर्ड में डिफिकल्टी लेवल का उतना नहीं देते, मीडियम डिफिकल्टी रखते हैं, या इजी रखते हैं, डिफिकल्टी को इजियर साइड पे रखते हैं, उतना डिफिकल्ट बनाते नहीं पेपर। ठीक है, नॉर्मली रहता है, और इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको देंगे। तो वेट में यही तो आता है, और है टाइप के न्यूमेरिकल जो कि मैं पूछूंगा या बताऊंगा बोर्ड में, उसको आप सॉल्व। ठीक है, चलो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन ले आया हूँ आपके लिए, और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक आदमी है जिसका वेट 600 न्यूटन ऑन अर्थ आ रहा है, तो 600 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है अर्थ के सरफेस पे। व्हाट इज हिज मास? इसका मास हमें पता करना है, और जी का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड मिलेगा, या जी 10 मीटर पर सेकंड का दिया है, कैलकुलेशन दी है। अब मून पर उसी का वेट क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। बराबर। तो फिर वहां पर हमें स्मॉल जी का वैल्यू, उधर का स्मॉल जी है जो है, उसका हमें वैल्यू निकालना है। बेसिकली इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया जी हम स्मॉल निकाल कर दे दो। ठीक है, तो पहला हम लोग मास पता कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है, वेट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे आंसर, यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन है हमें उसका वेट ऑन अर्थ विच इज 600 न्यूटन। ठीक है, वेट ऑन मून विच इज 100 न्यूटन। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून पता करना है, और उसका हमें मास पता करना है कितना होगा। बराबर। देखो ये हो गया तरीके का लिखने का तरीका, आपने पहले डेटा लिख दिया, अब उसके बाद आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, मास फाइंड कर लेते हैं। तो मास इक्वल्स टू, सॉरी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज योर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास विल बी ग्रेविटी ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ कितना है, वेट ऑन अर्थ है 600 न्यूटन, यूनिट बाद में लिख देंगे 600 न्यूटन। यहाँ मास के लिए m लिखता हूं, और g के लिए मैं 10। ठीक है, 10 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, therefore 600 डिवाइडेड बाय 10 विल बी m, 0 और ये 0 कैंसिल, therefore m इज इक्वल्स टू कितना आया, 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम आ गया। बराबर, इसका मास निकल गया। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, स्मॉल जी एम की वैल्यू फाइंड कर लो, दैट विल बी व्हाट। अब यहाँ पर बस खाली
वेट ऑन मून विल बी, मास तो सेम रहेगा जी एम, बराबर। अब यहाँ पर बस भेज दो अपने को, देयरफॉर जी एम इज इक्वल्स टू, वेट ऑन मून कितना है, वेट ऑन मून है 100 न्यूटन, और यहाँ न्यूटन नहीं लिख रहा हूं मैं, लास्ट में यूनिट एक साथ लिख देता हूँ, इसका दैट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा, मास इज योर 60, ये कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, बचा 4, पॉइंट लगाया 0 आया, 6 जा, फिर वो चलता जाएगा, दैट विल बी स्मॉल जी एम इक्वल्स टू 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा कितना इजी था, क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम नहीं लगेगा उससे ज्यादा जल्दी आंसर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट में सारा डेटा लिख दिया, गिवन डेटा लिख दिया, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। अब यहीं से देखो, कोई देखेगा ना यहाँ से पूछ ले, मतलब क्वेश्चन बिना पढ़े पता कर लेगा। गिवन डेटा का यही खास बात होता है कि जब आप गिवन डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दो, क्या दिया हुआ है क्या पूछा हुआ है उसको लिख दो, मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। वेट ऑन अर्थ दिया है, वेट ऑन मून दिया है, ग्रेविटी दी है आपकी, ग्रेविटी मून की पूछी है, और मून मास भी पूछा है। यहाँ से ही मैं डायरेक्ट अंदाजा लगा लूंगा कि कैसे करना है ना। सो ऐसे देखा पहले लिखा था, ताकि खुद आप बाद में कंफ्यूज ना हो, आपसे कोई चीज छूट ना जाए। एक बार अच्छे से 2 बार 3 बार क्वेश्चन रीड करके, बराबर। सो ये था। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूँ, और होमवर्क क्वेश्चन के बाद हम लोग इस वीडियो को एंड, काफी लंबा हो गया है। सो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। आई नो जितने देख रहे होंगे उन लोग सॉल्व करे नहीं करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो हम लोग होमवर्क क्वेश्चन लिख देते हैं और सॉल्व करोगे इसके बाद, और फिर हम लोग वीडियो को एंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका लास्ट एक होमवर्क क्वेश्चन, दैट इज मिताली रेट 750 न्यूटन ऑन द, मिताली जो है 750 न्यूटन, काफी भारी है मिताली। सो मिताली का जो वेट है 750 न्यूटन है अर्थ पे, और मार्स, प्लैनेट मार्स पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो 38% है अर्थ का। अर्थ पे जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका सिर्फ 38% जितना है वो है मार्स के ऊपर, बराबर, यानी कम है। तो मार्स पर जब 38% ग्रेविटी है, अर्थ का 38% ही है, तो मिताली का जो वेट होगा मार्स पे वो कितना होगा, आपको बस वो पता है। ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ सॉल्व करने का, कि आपको बस खाली ये निकाल देना है कि 38% ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, अर्थ का 38% ग्रेविटी मतलब कितना, और बाकी वही फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल्स टू mg। वेट दिया हुआ है आपको, सॉरी वेट निकालना है आपका, मास मिल जाएगा आपको, पहले क्वेश्चन में आप मास फाइंड कर लोगे कैसे, W इज इक्वल टू mg से ही, और फिर वही फॉर्मूला और वही सब वैल्यूज को रख करके आप वेट निकाल लोगे। आंसर में लिख देता हूँ इसका, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो फिर दैट विल बी अराउंड 285 मीटर। तो आंसर इसका मैं लिख देता हूँ यहीं पर 285 न्यूटन। अगर आपको ये आंसर आता है मतलब कि आपका आंसर राइट, आपका प्रोसेस राइट गया होगा शायद, मैं ऐसे कह सकता हूँ। नहीं आता तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके लाऊंगा। आई होप आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझ आया होगा चीजें क्या है क्या नहीं है, और बाकी तो हम सब समझदार हो, ठीक है। पढ़ते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। 50 सब्सक्राइबर्स करवा दो जल्दी से, फिर 100 का सोचेंगे, फिर 1 मिलियन का, 10 बिलियन का सोचेंगे, ट्रिलियन का सोचेंगे, थोड़ा फालतू बातें। बाय।